आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो मॉक टेस्ट आपने दिया है उसके हवाला से कुछ डिस्कशन एमसीक्यूज़ की करनी थी। उसमें सबसे पहला एमसीक्यू जो है ये तो वर्क डन के मुताल्लिक है और ये सामने इसका फार्मूला लिखा हुआ है। ये आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले को। तो सिंपली आपने वैल्यूज़ पुट करनी है और ये इस फार्मूले से कैलकुलेशन हो जानी। फिर 1 हार्स पावर इलेक्ट्रिक मोटर है और हमने पूछा है, उसने पूछा है कि कितने किलोग्राम पर सेकंड। तो ये सामने आपके फार्मूला है, ये पावर का फार्मूला है और वर्क डन का फार्मूला है। जब वैल्यूज़ पुट की हैं तो एम और टी की वैल्यू असल में हमने मालूम करनी थी मैस पर सेकंड मालूम करने के लिए। दूसरे एमसीक्यू में P इज़ इक्वल टू एम वी है। अब ज़ाहिर है लाइटर बॉडी जब होगा तो उसका मैस जो है वो कम होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और जब उसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी का स्केयर होने की वजह से वो ज़्यादा वैल्यू उसकी हासिल होगी। तो इसलिए लाइटर बॉडी जो है उसकी ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी होगी। और यहाँ पे सर्कुलर पाथ में चूँकि पार्टिकल मूव कर रहा है और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वर्क डन जो है वो ज़ीरो होता है। ये सब आपको पहले से पता है। और यहाँ पे एक पार्टिकल है जो 2 मीटर हायर देन बी पॉइंट से छोड़ा गया है और उस पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी ये है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो ये गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से V2 के लिए कैलकुलेट किया, आप कैलकुलेट करके इसमें वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। इसमें हाफ के एक्स स्क्वायर वाला फार्मूला इस्तेमाल किया है। तो उस सूरत में आपने स्प्रिंग को कंप्रेस करके हाफ कर दिया है और स्प्रिंग कांस्टेंट 8 न्यूटन है। तो उस सूरत में जब आप 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक्स स्क्वायर रह जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे यू वी एफ और यहाँ पे ये एम है, ये यहाँ पे स्पेस है। एम आर रिस्पेक्टिवली, एम मीन लीनियर मैग्नीफिकेशन या लेटरल मैग्नीफिकेशन। लेटरल मैग्नीफिकेशन और लीनियर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला ये होता है और प्लेन मिरर के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है लीनियर लेटरल मैग्नीफिकेशन की। याद रखना आपने, ये एमसीक्यू के तौर पे आपसे फैक्ट पूछा जा सकता है। इन तीनों चीज़ों को आपस में रिलेट करने के लिए एक तो ये फार्मूला इस्तेमाल होना है, एक ये फार्मूला इस्तेमाल होना और एक एक्सरसाइज इस्तेमाल होनी है जो मैं लास्ट में तुम्हें बताऊँगा, वो आपने लाजमी तौर पर करनी है। द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्मेड बिटवीन टू पैरेलल मिरर इज इन्फिनिट। ऑब्वियसली आप दो पैरेलल मिरर ले लें और उनको आमने सामने रखें तो आप देखेंगे कि एक चीज़ का इमेज एक मिरर में और फिर वो दूसरे मिरर में, दूसरे का पहले में, पहले का दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, तीसरे का फिर दूसरे में, एंड सो ऑन। इस तरीके से इन्फिनिट नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म करेंगे। और फिर टार्च की लाइट को पैरेलल करने के लिए हम कनकेव लेंस का इस्तेमाल कनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। और रिफ्लेक्टर वहाँ पे असल में लगा हुआ, मिरर नहीं लगा हुआ, तो वो रिफ्लेक्टर जो है वो होता है जिसको आप कहते हैं कनकेव शेप। इसी तरीके से आपके पास जो है वो ये जो हाँ ये इम्पोर्टेंट है, मिरर प्रिज्म के अतबार से कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, वो आपने लाजमी तौर पे नोट करनी है। ये मिरर का एंगल है, मिरर के मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है और ये आपस में रिलेशंस हैं इनके। और इसमें ये वाला प्रॉब्लम आपने लाजमी तौर पे सॉल्व कर लेना है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से हमें ये पता चल जाएगा कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन जो है इनका आपस में क्या रिलेशन होता है। ये इंसिडेंट एंगल है। अच्छा, इसमें ये बात याद रखनी है कि ये जो R1 R2 का सम है ना वो A के बराबर होता है। और ये एक रिलेशन और भी है, वीडियो को करके आप देख लें, ये वाला जो हमने यहाँ पर नोट किया हुआ है। ठीक है, और अब हम आ जाते हैं तो इसमें ये 45 डिग्री एंगल जो है वो निकलेगा। फिर इसी तरीके से आपके पास
मेटल ए और बी है, इसमें मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर आने वाली जो वेव है उसमें जो इंडिविजुअल फोटॉन्स हैं उनकी एनर्जी अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होगी या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हैपन होगा, वरना कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे जब हम 400 नैनोमीटर के करस्पॉन्डिंग जो फोटोन है उसमें वो इस डिटरमिन करेंगे तो उनकी एनर्जी जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम निकलेगी, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा अगर एनर्जी होगी तो भी मेटल से इलेक्ट्रॉन एमिट हो सकेंगे। तो ये आपने कैलकुलेशन करनी है। अच्छा, ये साथ में कुछ कन्वेंशंस हैं मिरर्स के एतबार से, ये आप लाजमी तौर पे इसको वीडियो रोक के तसल्ली के साथ पढ़ना है। साइन कन्वेंशंस हैं, ठीक है। और दूसरी साइड पे ये कनकेव मिरर है, उसमें इमेज फार्मेशन है, और ये एफ क्या होता है, वी क्या होता है, यू क्या होता है। तो ऑलरेडी हम जो इन मिरर्स की बात कर चुके हैं उसमें एफ पी क्यू इस्तेमाल हम करते हैं लेकिन ये बाज़ दफ़ा सॉरी यू वी भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी आप रिलेशन जो है वो इस इक्वेशन से देख लें। और इस तरह इमेज फार्मेशन जो है वो कन्वेक्स मिरर में भी देख लें, इसमें भी ध्यान कीजिएगा और इसकी भी कन्वेंशन याद कर लीजिएगा। उस तरीके से फिर रूल फॉर इमेज फार्मेशन है, ये भी आपने देखना है। फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है, आपके पास ये जो कनकेव और कन्वेक्स मिरर्स हैं इनमें जो मुख्तलिफ चीज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है और फोकल लेंथ क्या होती है, और फिर इसी तरीके से जो डी डिस्टेंस है, ये जो आपको पास सामने शो किया गया इसको अपर्चर कहते हैं, ये भी आपने ज़हन नशीन करना है। इसको भी आप वीडियो यहाँ पे रोक के अच्छी तरीके से इनकी डेफिनेशंस को आपने देखना है, ठीक है। और फिर उसके बाद लाइट है 1.9 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब जब लाइट की फ्रीक्वेंसी हाफ कर देंगे तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो जाएगी, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जब कम हो जाएगी तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए करंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक हो गया। और फिर डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटर 54, ये वैसे भी याद होना चाहिए आप लोगों को डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से, लेकिन अगर नहीं याद है तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मौसले ला यूज़ करना है, और मौसले ला में एक स्क्रीनिंग कांस्टेंट बी होता है, उसको आपने नेगलेक्ट करना है। और फिर न्यू इज इक्वल टू, ये असल में न्यू इज इक्वल टू सम फार्मूला होता है, न्यू का स्क्वायर ले लेना है दोनों तरफ, तो इधर स्क्वायर आ जाएगा ए जेड स्क्वायर। तो फिर न्यू फ्रीक्वेंसी है, एच से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी आ जाएगी, और एनर्जी ई वी के बराबर होती है। तो एनर्जी ई वी मीन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड वोल्टेज, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। तो फिर ई वी वन और ई वी टू जब यूज़ करेंगे, इनकी रेशो लेंगे तो वो वन आ जाएगी। इसका मतलब है कि जो वी वन वी की वैल्यू है इसके लिए भी सॉरी जेड इज इक्वल 74 के लिए भी वी की वैल्यू वही है जो z इज इक्वल टू 37 के लिए। पार्टिकल हैविंग द काइनेटिक एनर्जी k हैज अ डी ब्रोगली वेवलेंथ a if the kinetic energy is double the wavelength will, ये वेवलेंथ आप फिर दोबारा से कैलकुलेट करोगे, जो तरीक़ाकार मैंने आपको बताया हुआ है वो ये है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ किसी भी पार्टिकल की साथ जो एसोसिएट होती है वो होती है लैम्डा इज इक्वल टू पी बाई एच बाई पी। तो पी की जगह हम मोमेंटम लिख सकते हैं, और एम वी और मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेटेड होता है पी स्केयर ओवर 2m इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो फिर उस सूरत में आपने वेवलेंथ का रिलेशन यहाँ पर डिटरमिन करना है। फिर इस तरीके से डी ब्रोगली वेवलेंथ से ये है टू प्रोड्यूस द एक्सरे द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो यही आप वेवलेंथ यूज़ कर लें, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो है वो एक्सरेज की डिटरमिन करने के लिए, और वो एक्सरे वाला फार्मूला जो है वो आपने लैम्डा मिनिमम वाला आपने यूज़ करना, जिसमें सारी की सारी एनर्जी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो कि ई वी के बराबर होती है वो इम्पार्ट कर देता है किसी भी सिंगल कोलिजन के अंदर। तो उसमें जो ब्रह्मस्ट्रैलिंग का प्रोसेस होता है उसमें जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ
अपीयर होती। तो फिर यहाँ पर जो एमिटेड फोटोन है उसकी एनर्जी अगर एच न्यू है या एच सी ओवर लैम्डा है, तो वहाँ से लैम्डा कैलकुलेट किया जा सकता है, ई वी के बराबर है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट ए डिकेज इनटू बी हाफ लाइफ, ये वैसे याद कर लेना आपने, इसकी रेडियो एक्टिविटी के मामला में हम ज़रा डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पर इसका आंसर जो है वो इस फार्मूले से आना है, लेकिन इस फार्मूले में यहाँ पे 1/e की पावर k आना है। ये ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ है, 1/e की पावर k ऑप्शन सही है इसमें। इंटरनल एनर्जीज आ रहा है आइडियल गैस की ऑली टेम्परेचर के ऊपर, सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। इसी तरीके से ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ रिलेशन आपने देखना है और उसकी रेशो फिर आपने लेनी है। इस तरीके से द वैल्यू ऑफ गैमा फॉर ट्राई एटॉमिक लीनियर एग्रीमेंट मालिक्यूल इज 9/7। और आप इसको यूज़ कर सकते हैं, गैमा इज इक्वल टू सी बी ओवर सी पी, ये डेफिनेशन है बुनियादी तौर पे। लेकिन ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल के लिए फिर हमने इसको देखना है। इस तरह सी वी फॉर 1 मोल ऑफ पॉली एटॉमिक गैस, एफ नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो सी वी का फार्मूला जो है वो ये आपने फिलहाल याद रख लेना है, फिर हम जब थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कशन करेंगे उसमें मैं ये फार्मूला आपको ड्राइव भी कर दूंगा। ये एफ आर बाई 2 होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम कोरस्पॉन्डिंग। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, एन 1 है तो 1 मोल ऑफ गैस है यहाँ पर। द मिनिमम नंबर ऑफ थर्मोडायनामिक वेरिएबल 2 होते हैं, ये वैसे ही याद रखना है आपने। और ये कोई भी लिक्विड उस वक्त बॉयल करता है जब उसका टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। और ये भी आपने याद रखनी है कि स्लोप ऑफ एडियाबैटिक क्रिटिकल कर्व, ये याद रखने वाली बात है। तो इसको प्रूफ किया जा सकता है लेकिन फिलहाल हम इसको याद रखेंगे। वॉल्यूम डिक्रीज करेगा बाई 10%, उसकी वजह क्या है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। डी पी ओवर डी टी, ये भी फार्मूला है एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए, ये भी आपने याद रखना है। और इसी तरीके से 10 ग्राम ऑफ आइस की एंट्रोपी आपने कैलकुलेट करनी है। तो एंट्रोपी कैलकुलेट करने के लिए आपको हीट चाहिए जो बाहर निकलेगी 10 ग्राम की, उसको मेल्ट होने के लिए, और वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगी। तो आइस के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है उसको आपने याद रखना है। The internal energy of the piece of lead increases when we beaten it with hammer। ठीक है स्टूडेंट, एक प्रॉब्लम आपके साथ आपको बताना है। एक तो ये प्रिज्म के हवाला से आपने ये सारी चीज़ें देख लेनी है रो करके। ये एक टेबल था उसने बनाया हुआ, और ये टेबल का क्वेश्चन है। वो कहता है कि इस टेबल को आपने कंप्लीट करना है। अब ये टेबल कंप्लीट किया है और उसका कंप्लीट आंसर ये है। ये ध्यान रखना है, अगर आप में से कोई भी इसको सॉल्व कर लेगा तो वो मिरर के करस्पॉन्डिंग जितने भी प्रॉब्लम्स हैं और कन्वेक्स लेंस के करस्पॉन्डिंग जितने भी कनकेव कन्वेक्स लेंस के, वो सारे उसको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिर अगर आपको ना समझ आ रही है तो फिर मैं इसका सोल्यूशन भी आपसे शेयर कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह।